Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 5 of chapter number 15, Biodiversity and its Conservation. In this session we discussed about the causes of biodiversity losses. Biodiversity loss होने के पीछे की रीज़न आज हमें ये सेशन के अंदर डिस्कस करना है. The accelerated rate, faster rate of species extinction that the world is facing, suffering now are largely due to the human activities. Human activities की वजह से ही ये species extinction का जो rate है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसी की वजह से शायद हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं. सो उसके पीछे के मेन 4 causes है जो चारों को मिला जुला के बोला जाता है दी एविल क्वार्टेट. इज सॉर्बिक्यूट मतलब उनका निकनेम है, यूज टू डिस्क्राइब देम. तो ये चारों को एक ही साथ एक ही वर्ड में डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है दी एविल क्वार्टेट. सो सबसे पहला पॉइंट है हैबिटेट लॉस और उनका फ्रेगमेंटेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट cause driving animals and plants to extinction. 4 में से habitat loss और fragmentation ये most important reason consider किया जाता है. अब habitat loss का मतलब क्या है? The disturbance of habitat of living organisms. कि living organisms के habitat का disturbance करना is called as a habitat loss. तो ये habitat loss क्यों किया जाता है? बहुत सारे रीज़न दिए हैं, जैसे कि नंबर 1 क्वारिंग, बड़े बड़े रॉक्स को डायनामाइट के थ्रू तोड़ना, लेइंग अ न्यू रेलवे ट्रैक, कंस्ट्रक्टिंग अ डैम, फेलिंग ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग ऑफ ट्रीज फॉर द एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन करना. तो ये सभी के सभी कोज है फॉर हैबिटेट लॉस. अब ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया है वो सब पॉइंट घर के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए बड़े बड़े फॉरेस्ट, बड़े बड़े माउंटेन्स को हटा करके कहीं ना कहीं जगह बनानी पड़ती है. सो द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. वंस एक टाइम था इट कवरिंग अ मोर देन 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस. पहले कभी वो 14% एरिया कवर करता था. दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6%. आज सोचो 6% से भी कम एरिया के अंदर वो फॉरेस्ट रह गया है. क्यों? दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट. इसको फास्टली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. सो बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, अब ये चैप्टर आप खत्म करते करते जब तक चैप्टर के लास्ट पेज पे आओगे, so 1000 more hectare of the rainforest would have been lost. मे भी पॉसिबल है 1000 हेक्टर और भी रेन फॉरेस्ट लॉस्ट हो चुका होगा. नाउ सेकेंड, द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट. क्योंकि आपको पता है जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स है विल रिमूव द ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर का प्यूरिफिकेशन करने का काम करते हैं. सो दिस अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हार्बरिंग, प्रोटेक्ट, सेव प्रोबेबली मिलियन ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट. मिलियन ऑफ स्पीसीज को वो रख रहा है, सेव कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको कट किया जा रहा है. किसके लिए? आपको सोच के भी सरप्राइज लगेगा. दे आर क्लियर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन. सोयाबीन का कल्टीवेशन करने के लिए ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है. और फॉर द कन्वर्जन टू ग्रासलैंड फॉर राइजिंग अ बीफ कैटल, मतलब मीट का प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए वो एरिया को या तो ग्रासलैंड में कन्वर्ट किया जाता है या तो सोयाबीन को कल्टीवेट करने के लिए उसको टाइम टू टाइम डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. इवन दूसरे भी थोड़े बहुत एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि पहला है बिग्नोनिया एंड हैबेनेरा. ये दोनों प्लांट है विच आर लिविंग ऑन द रॉक्स ऑफ वेस्टर्न घाट. दे शो अ विगरस ग्रोथ, बहुत ही ग्रोथ था उनका बिफोर क्वेरिंग द रॉक्स विद द डायनामाइट. कि डायनामाइट से रॉक्स को तोड़ा गया उससे पहले उनका ग्रोथ
ये रॉक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। एज क्वेरिंग कंटिन्यूस, क्वेरिंग जैसे ही कंटिन्यूस चला, जितनी भी रॉकी स्पीसीज थी जैसे कि बिग्नोनिया एंड हेबेनेरा वेर फोर्स टू एक्सटिंक्शन, क्योंकि उनके हैबिटेट ही नहीं रहेंगे तो उनका रहना पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा डायग्राम एक आपको दिख रहा है, लायन टेल्ड मैकेक्यू नाम का एक एनिमल। So this animal were once found in a large number in southern part of Western Ghat, कि वेस्टर्न घाट के साउथ पार्ट में ये लायन टेल्ड मैकेक्यू बहुत ही ज़्यादा नंबर में दिखता रहता था। बट इट बिकम एंडेंजर्ड ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट, उसके हैबिटेट लॉस होने की वजह से वो एनिमल वहाँ से एंडेंजर्ड हो गया। इवन वही पार्ट में 370 बटरफ्लाई की स्पीसीज अवेलेबल थी। Now, up to 70 are on the average of extinction. Out of 370, 70 are on average of the extinction. Next one, beside total loss, the degradation of many habitats by pollution also threats the survival of many species. दूसरे ऊपर के रीज़न तो थे ही, पर ह्यूमन बॉडी के थ्रू क्रिएट होने वाले पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे स्पीसीज के सर्वाइवल के ऊपर आज रिस्क खड़ा हुआ। सो व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, mammals and birds which are requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected and lead to the population decline. अब मैमल्स ले लो, बर्ड्स ले लो, जिनको बहुत ही बड़े बड़े एरियाज की ज़रूरत है, उनके हैबिटेट को छोटे छोटे पार्ट के अंदर हमने फ्रेगमेंटाइज कर दिया, तो इसकी इफेक्ट कहीं ना कहीं उनके पॉपुलेशंस के ऊपर हुई और उनका पॉपुलेशंस डे बाय डे कैसा होता गया, डिक्रीज होता गया। सो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के पीछे का रीज़न नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, लिमिट से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना। ना एक स्टेटमेंट गांधी जी ने बताया था, वही स्टेटमेंट फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड टर्न्स टू द ग्रीड, जरूरत जब लालच बन जाती है, इट लीड्स टू द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब नेचुरल रिसोर्सेस का अगर आप ओवर एक्सप्लोइटेशन करते हो, कमर्शियलाइजेशन करते हो, देन शायद बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैनी स्पीसीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 ईयर्स, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है स्टेलर्स सी काउ, पैसेंजर पीजियन वेर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोइटेशन बाय द ह्यूमंस। अब पैसेंजर पीजियन नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूटिलाइज हो जाता था एज अ फूड, तो उनको एज अ फूड यूज़ करने के लिए लोग क्या कर देते थे, उसको मार देते थे। तो ये एक टाइप का ओवर एक्सप्लोइटेशन है। सो अब आपको डायग्राम दिख रहा है, सी टर्टल, पैसेंजर पिजियंस। नाउ प्रेजेंटली मैनी मराइन फिश, इसके अलावा मराइन एरिया में दिखने वाला सी टर्टल, मोलस्कन्स, क्रस्टेशियन, सी काउस, तो इन सभी का पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इनको ओशियन कोस्टल रीजन से निकाल करके सेलिंग करने का काम करते हैं। सो दे आर एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज। अब ऑब्वियसली आप अपने खाने के लिए उनको निकालते हो तो कभी भी वो कम नहीं होगा, पर अब आप कमर्शियलाइजेशन करने के लिए ये सब कर रहे हो, देन बायोडाइवर्सिटी ऑब्वियसली लॉस होगी। नाउ ह्यूमन हंटिंग वाइल्ड एनिमल फॉर द फूड एंड क्लोथिंग, पर वो पहले के टाइम की बात थी, बट नाउ डेज इट बिकम अ कमर्शियल पर्पस। सो नाउ कमर्शियली दे आर हंटेड फॉर देयर प्रोडक्ट, जैसे कि टस्क है, हाइड्स है, चमड़ा, स्किन उनका मीट, हॉर्न्स या तो क्लोस, ये एक्सटर्नल स्केलेटल होते हैं, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए। सो थोड़े बहुत एनिमल्स के नाम हैं, जैसे कि एलिफेंट है, राइनासोरस है, टाइगर, मस्क डियर, क्रोकोडाइल, स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड,
आर विक्टिम फॉर इट, क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स के नाम मैंने लिए हैं, हर एक एनिमल्स के अंदर से कोई ना कोई प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी अपने कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए करता है. सो नाउअडेज दिस स्पीसीज आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, क्योंकि हम लोग उसका लिमिट से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करने लगे. नाउ सम एनिमल्स आर ऑल्सो कलेक्टेड फॉर द लेबोरेटरी स्टडीज. उनका डिसेक्शन किया जाता है लेबोरेटरी स्टडीज करना, या तो उनके ऊपर रिसर्च करने के पर्पज से. फ्रॉग, रैबिट, मंकी एंड कॉकरोचेस. सो ये रीजन नंबर 2, उनका ओवर एक्सप्लोइटेशंस करना. रीजन नंबर 3, एलियन स्पीसीज का इन्वेशन. एलियन का मतलब है फॉरेन, स्पीसीज का एंट्री करवाना. सो व्हेन एलियन स्पीसीज, foreign species are introduced unintentionally, मतलब हम लोग बोल सकते हैं accidentally, और deliberately मतलब intentionally, purposefully. एक्सीडेंटली हो या इंटेंशनली हो, फॉर वॉट एवर पर्पज, सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव एंड कोज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनियस स्पीसीज, लोकल स्पीसीज. अब फॉरेन स्पीसीज है, एलियन स्पीसीज है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पावरफुल होगी. तो ऐसे स्पीसीज की एंट्री को उनका अटैक ही बोला जाता है. सो वो आने के बाद लोकल स्पीसीज के साथ कंपटीशंस करते हैं. ऑब्वियसली लोकल स्पीसीज उसके साथ नहीं टिक पाती और लोकल स्पीसीज का एक्सटेंशन होना कंफर्म है, तय है. एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. द नाइल पर्च एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, आर इंट्रोड्यूस इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, lead eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage, means accumulative or collective of more than 200 species of kitchelled fish in the lake. तो पहले से लेक के अंदर ये किचिल्ड फिश की बहुत सारी स्पीसीज थी और उसके अंदर ये नाइल पर्च नाम के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की एंट्री करवाई गई. सो उनकी वजह से ये किचिल्ड फिश के 200 स्पीसीज जो है वो वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए. दूसरे बहुत सारे नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज कोज्ड एंड थ्रेट पोज्ड टू आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज लाइक अ कैरेट ग्रास. कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम है पार्थेनियम. आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी मैंने ये एग्जांपल दिया था. लेंटाना एंड वाटर हाइसेंथ, इकोर्निया जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है. सो ये नंबर ऑफ स्पीसीज भी कहीं ना कहीं एलियन ही है. आउटर एरिया से इंडिया के अंदर कोई ना कोई पर्पस के थ्रू लाई गई थी और इट क्रिएट अ लॉट्स ऑफ डैमेज, थ्रेट टू आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेसिव वीड स्पीसीज. तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो इकोर्निया का डायग्राम है, वाटर हाइसिंथ का डायग्राम है, टेरर ऑफ बंगाल. इंडिया के अंदर उनके फ्लावर की ब्यूटी की वजह से उसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया था. एग्जाम्पल नंबर 3, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश जिसका नाम है क्लेरियस गैरिपिनस. सो ये क्लेरियस गैरिपिनस नाम का कैटफिश को इलीगल तरीके से इंट्रोड्यूस्ड किया गया है. कौन से पर्पस के लिए? फॉर एक्वाकल्चर पर्पस. एंड आर पोजिंग क्रिएट अ फोर्स और क्रिएट अ रिस्क टू द इंडिजिनियस लोकल कैटफिश इन आवर रिवर्स. तो हमारी रिवर के अंदर जो लोकल कैटफिश थी उनके ऊपर ये जो अफ्रीकन कैटफिश है इट क्रिएट अ लॉट्स ऑफ रिस्क फैक्टर. तो ये था थर्ड एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ
एलियन स्पीसीज इन्वेशन, नंबर 4 को एक्सटिंक्शन, कोऑपरेटिव मैनर में होने वाला एक्सटिंक्शन, नाउ when a species become extinct, ए नाम की स्पीसीज चलो हो गई एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर एसोसिएटेड विथ इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। अब ए नाम की स्पीसीज के ऊपर कोई प्लांट कोई एनिमल ऑब्लिगेटरी तरीके से डिपेंडेंट थे, मतलब कंपलसरी ये प्लांट और एनिमल का डिपेंडेंस ए नाम की स्पीसीज के ऊपर था। अब ये ए नाम की स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो गई, सो आप सोच सकते हो कोऑपरेटिव मैनर में प्लांट और एनिमल को भी क्या होना पड़ेगा, एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। सो एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, तो ये है फिश और उसके ऊपर डिपेंड रहने वाला ये पैरासाइट। सो क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, ये फिश की स्पीसीज हो गई एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक assemblage accumulative of parasite are also meets the same fate। क्योंकि फिश ही नहीं रहेगी तो पैरासाइट को फूड कहाँ से मिलेगा, तो पैरासाइट भी कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। Another example in the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of other। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी आपने ये पढ़ा हुआ है, मॉथ नाम का इंसेक्ट और युक्का नाम का प्लांट, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, म्यूचुअलिज्म, कि युक्का नाम के प्लांट के अंदर पोलिनेशन करने के लिए ऑलवेज मॉथ ही होता है। अब आप समझ लो कि बाय एनी हाउ ये युक्का एक्सटिंक्ट हो गया तो मॉथ का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और अगर मॉथ का एक्सटिंक्शन हो गया तो युक्का के अंदर पोलिनेशन नहीं होगा, युक्का सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो ऐसे एक्सटिंक्शन को बोला जाता है को एक्सटिंक्शन। सो दिस आर द 4 रीजन, हैबिटेशन का लॉस और फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज का इन्वेशन, एंड नंबर 4 को एक्सटिंक्शन। दिस आर द 4 रीजन फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दे आर कंसिडर्ड एज अ द एविल क्वार्टेट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।